बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे सामईन, नाज़रीन और हाज़रीन, मैं इस वक्त हिजूम की नफ्सियात पे आपसे दोबारा मुखातिब हूँ। पहली किस्त में मैंने ये वाज़े करने की कोशिश की कि हिजूम की नफ्सियात से क्या मुराद है, इसका कौन सी बातें काबिल एतमाद होती है और कौन सी बातें नाकाबिल यकीन होती है। दरअसल हिजूम की नफ्सियात या मॉब साइकोलॉजी इसलिए नाकाबिल यकीन और किसी पेशीन गोई के काबिल नहीं होती कि ये मिजाज होता है। मिजाज का मतलब है कि मालूम नहीं कि किस बात की क्या तब्दीली आए और बात कौन सा रुख इख्तियार कर ले। जब हम इसको कहते हैं कि ये मिजाज होता है तो इससे मुराद ये है कि ये मंसूबा नहीं होता, ये लोगों की तबीयत होती है। एक वक़्त का मिजाज और ये तबीयत होती है, एहसास होता है, इजहार का अंदाज होता है। ये कोई हिकमत अमली, दानाई या तजर्बा या कोई ऐसी बड़ी याददाश्त नहीं होती। इन दोनों बातों से मुराद ये है कि मॉब साइकोलॉजी या हिजूम की नफ्सियात जो है ये एक वाक़या है, एक होती रहने वाली चीज़ है और इसके नताइज होते हैं और इसके असरात होते हैं। अगर ये कामयाब हो जाती हैं तो यही हिजूम के लोग हीरो होते हैं, वो कायद बन जाते हैं, और अगर कामयाब नहीं होते तो नाकामी में किसी रियासत या मुल्क के बागी होते हैं, गद्दार होते हैं। उनको किसी बड़ी से बड़ी सज़ा और इज़ा से लेकर सज़ाए मौत तक कुछ भी दिया जा सकता। मैं इस वक्त आपसे चंद एक दुनिया के तारीख़ी वाक़यात शेयर करने की ख्वाहिश करता हूँ जिनमें मॉब साइकोलॉजी की याददाश्तें हो सकती हैं। हम उनसे शायद कोई सबक सीख सकें कि जब ऐसा होता है तो फिर क्या नताइज होते हैं। सानहात के नताइज कभी खुशियों में और फतूहात में तो मुनकलिब नहीं होते हैं। सानहात के नताइज से मुराद मुसीबतों का बढ़ जाना है, इब्तला का बढ़ जाना है, तकलीफ़ में इजाफा हो जाता है। फ्रांस के बादशाह लुई 16 1793 में इनकलाब फ्रांस के दौरान सरे बाज़ार सरेआम लोगों ने कत्ल कर दिया। इससे भी एक बड़ी मिसाल ज़ार रूस की है जो 1918 के कम्युनिस्ट रशिया के इनकलाब में एक फायरिंग स्क्वाड ने पूरे ख़ानदान को सज़ाए मौत दी। उनका दर्दनाक बात यह है कि उनकी मौत की तस्दीक 8 बरस तक ना हो सकी। 1926 में उनके DNA निकाल कर, कब्रों से मुर्दे निकाल कर, उनके बचे खुचे हिस्से निकाल कर तस्दीक की गई कि वो वाकई मारे जा चुके। जदीद दुनिया के अहम तरीन फ़िरौनों में ज़ार रूस की ताकत शामिल थी। फ़िरौनियत के हवाले से ताकत, इक़्तिदार के हवाले से, इस्तबदाद और जबर के हवाले से क्या हुआ उसके साथ बहुत मुख्तसर अंदाज में मैंने आपको। ईरान में रज़ा शाह पहलवी 20 बरस तक ईरान का बादशाह। 1979 में वो इमाम खुमैनी के इनकलाब के नतीजे में बहामास चला गया। ये वेस्ट इंडीज़ या जज़ायरे ग़र्बुल हिंद का एक जजीरा है और फिर वहाँ से वो मिस्र काहिरा में जा रहा और 1980 में जिला वतनी की हालत ही में मर गया। उसे हिजूम ही ने निकाला था जिसे इनकलाब का नाम दिया गया। ज़ाहिर शाह अफ़गानिस्तान का बादशाह इटली और फ्रांस में जिला वतनी भी काटता रहा, कभी आता रहा कभी जाता रहा। वो 2007 में काबुल में बहुत ही बेकसी और बेहद कसमपुरसी और बेबसी की हालत में मर गया। इंडोनेशिया का जनरल सुहार्तो 31 बरस तक इंडोनेशिया का सदर रहा। उसने इंडोनेशिया के इलाका ईस्ट तैमूर पर हमला भी किया था। उसकी याददाश्तें इंडोनेशिया के लोग अपनी तारीख में लिखते और पढ़ते रहते। जनरल पिनोशे लातीनी अमेरिका के एक मुल्क जिसे चिली भी कहते हैं 17 बरस तक इस्तबदादी सदर रहा। फिर वो जिला वतन होकर बरतानिया चला गया। वहाँ उस पर कुछ मुकदमात भी हुए। इसके बाद शदीद बीमारी और बुढ़ापे के आलम में वापस उसको अपने मुल्क में जाने की इजाज़त मिली। वो 2006 में ज़िल्लत और रुसवाई के कफन में लिपटा हुआ इस दुनिया से कूच कर गया। उसे हिजूम के नफ्सियाती अमल में या कह सकते हैं कि मॉब साइकोलॉजी का शिकार हुआ था और उसे अवाम ने अपनी नफ़रत में बाहर निकाल दिया। फिलिपाइन के सदर वो बहुत बड़ा आमिर था, मार्कोस उसका नाम था। उसने मनीला की एयरपोर्ट पर बेनिनो एक्विनो नामी एक सहाफ़ी को कत्ल करा दिया था। वो सहाफ़ी सियासतदान भी था और मार्कोस उसकी सज़ा में मार्कोस को अवाम ने मुल्क से बाहर निकाल फेंका। 1986 में वो अमेरिका की रियासत हवाई में
जिला वतन होकर रहता रहा और 1989 में दिल के आर्जे में मुब्तला होकर वहीं पर मर गया। जनरल अयूब खान ने पाकिस्तान पर 1958 से 1969 तक मार्शल लॉ मुसल्लत किया। उसके नवासे उसे गंदी गालियां देते थे, मैं वो लफ्ज़ दोहरा नहीं सकता। वो कुछ इस तरह से थे, अयूब, उसके बाद किसी जानवर का नाम लेते थे और फिर हाय हाय की आवाज़ें निकाली। अयूब खान ने जब ये आवाज़ें सुनी तो उसने अपने नवासे से पूछा कि बच्चों ये क्या बात है, कहाँ से सुनी आपने? उन्होंने बताया कि ये बात हमारे स्कूल में हर वक्त लोग करते रहते हैं। ये अवाम की तरफ से, लोगों की तरफ से, हिजूम की तरफ से कैसी बड़ी सज़ा थी जिसको एक मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, फील्ड मार्शल, कोई उससे किसी किस्म की जिल्लत से बच न सका। आखिर में मैं रोमानिया के एक सदर चाओशेस्की का हवाला देना पसंद करूँगा। उसे रियासत के एक ट्राइब्यूनल के नतीजा में 1989 में ट्राइब्यूनल के अंदर ही फैसला के बाद फायरिंग स्क्वाड के ज़रिए मौत के घाट उतार दिया गया। ये अवामी नफ़रत का नतीजा थी। ये मिसालें देने का मकसद बहुत आसान और सादा है कि हम ये जान सकें कि जब लोगों को किसी ख़ास वजह से एक अपने हिजूम का रवैया अपनाना पड़े, मज़ामत का या तसादुम का या जारहियत का, तो उसको बहुत ही दानाई, बहुत ही हिकमत और बहुत ही ठंडे दिल से न सिर्फ सोचना चाहिए बल्कि उसके लिए बहुत ही मुनासिब एहतमाम भी करना चाहिए। देखें, कवानीन क्या होते हैं? कवानीन लोगों के हकूक़ और लोगों के फ़राइज़ को मुतय्यन करना होता है, मुकर्रर करना होता है कि मैं अगर एक सरकारी नौकरी करता हूँ तो उस नौकरी में मेरे फ़राइज़ क्या है और उसी नौकरी के नतीजे में जो मुझे मुशाहरा मिलेगा, तनख्वाह मिलेगी, मजदूरी मिलेगी, वो मेरे हकूक़ होंगे। तो ये चीज़ें जब कानून में रखी जाती हैं तो उस कानून में मौजूद होती हैं और उनको नुमायाँ किया जाता है, तो उसमें एक बहुत बड़ी तशरीह है कानून की कि कानून इसी तरह लचकदार होता है जिस तरह इंसानों के रवैये लचकदार होते हैं। मिसाल के तौर पर मुलाजमीन ने सुबह सुबह दफ्तर जाना है, बच्चों ने स्कूल जाना है, डॉक्टरों ने अस्पताल जाना है, उस्तादों ने कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में जाना है। कोई ऐसी आफत आ पड़ती है कि कोई पहुंच नहीं सकता और दिन के 10 बज गए, 11 बज गए, तो ये कानून बदल देना चाहिए। उसमें लचक पैदा होनी चाहिए कि वो जो आफत उतरी है वो पता नहीं बारिश है, मालूम नहीं तूफ़ान है, यालाबारी है, कोई आंधी है, तो उसकी वजह से उनके कवानीन में, इदारों के कवानीन में और असूलों में भी तब्दीली होनी चाहिए, उसमें नज़रसानी हो जानी चाहिए, लचक पैदा होना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह हिजूम की नफ्सियात को पेश नज़र रखते हुए इंसानों के लिए ख़ास किस्म की कवानीन में लचक की गुंजाइश रखनी चाहिए। और ये मैं दोबारा ये बात दोहरा रहा हूँ कि कवानीन का सख्त गिराना इस्तेमाल और नफाज इंसानों के हक में नहीं होता। इससे और ज़्यादा रद्द-ए-अमल बढ़ता है और जो लोग अपने ही मुल्क को नुकसान पहुँचाने के लिए तैयार हो जाते हैं उनको और ज़्यादा गुस्से में और रंजो शिकवा की और गिले की कैफियत में लाने से गुरेज किया जाए। कलाम पाक के अल्फाज हैं, मैं दोहरा देता हूँ। मेरे नबी रहमतुल्लिल लिल आलमीन पर नाजिल हुए, फरमाया गया कि मैंने जो गुनाह किए सोच समझकर या निस्यान की शक्ल में, भूल की शक्ल में, अनजान होने की वजह से, मुझे वो भी माफ़ कर दिए जाए। इन्हीं आयात में आखिर में फरमाया गया मा ला ताक़त लना, मेरी तो कोई ताकत ही नहीं है। तो ये 2-4 अल्फाज कलाम पाक के पेश करने का मकसद ये था कि अगर हिजूम की रवैये से नुकसानात हुए भी हैं तो वो उन्हीं के अपने मुल्क के हैं, नहीं होने चाहिए थे, काबिल मज़म्मत जुर्म था ये। लेकिन चूँकि हो चुके और उसकी वजूहात पे तो किसी ने तवज्जो नहीं दी कि लोग इतने गुस्से में क्यों आए, लोग इतनी रंजिश में क्यों आए, उन्होंने अपने असासाजात क्यों बर्बाद किए। उन बातों पे अभी तक मैंने तो कोई बातचीत या तफसील नहीं सुनी है। मैं दोबारा पाकिस्तान के आला इदारों से, अदालतों से, दिफाई इदारों से दरख्वास्त करता हूँ कि इस सूरत हाल में रंजिश और रद्द-ए-अमल की बजाय सख्तगिरी का रवैया, रंजिश और सख्तगिरी का रवैया ना अपनाया जाए, रद्द-ए-अमल का तरीका ना अपनाया जाए, बल्कि बात को समझने की कोशिश की जाए कि ऐसी वजूहात थीं, क्या वजूहात थीं जिनकी वजह से ये सारी सूरत हाल पैदा हुई। इसमें मैं एक बात का छोटा सा इजाफा करने की इजाज़त चाहता हूँ। ये एक तारीख़ी बात है। जंग अज़ीम दोम में जर्मनी, इटली और जापान सारी दुनिया के ख़िलाफ़ बहुत ही जारहाना जंग में मसरूफ़ थे। बरतानिया पर जर्मनी के हवाई हमलों में
बहुत शिद्दत आ गई और उस वक़्त के बरतानवी वज़ीर आज़म के पास लोग गए और उन्होंने कहा, देखें जी, लंदन पे इतनी बमबारी जर्मनी किए जा रहा है, ये तो तबाही का बाइस है। उसने कहा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब दे दें तो मैं फिर आपको आपके सवाल का जवाब देता हूँ। उसने लोगों से पूछा कि क्या बरतानिया की अदालतें लोगों को इंसाफ फराहम कर रही हैं? तो सुनने वालों ने कहा, जी, बरतानिया की अदालतें अपने अवाम को इंसाफ फराहम करने की बहुत अच्छी कोशिश कर रही हैं। उसने कहा, अगर इंसाफ लोगों को मिल रहा है तो जर्मनी, जापान और इटली की लाई हुई तबाही से मेरा मुल्क बर्बाद नहीं हो सकता। हैरानकुन बात है कि इंसाफ और जंग का उसने क्या ताल्लुक पैदा किया था। सादा सी बात भी इस बहुत आसान तशरीह है कि जब लोगों को इंसाफ मिलता है तो वो अपनी रियासत के वफादार होते हैं। तो फिर जर्मनी या मुसोलिनी या हिटलर या उस वक़्त के जापान का जो भी कायद होगा, उनसे किसी को अंदेशा या ख़तरा लाहक नहीं हो सकता। लोग अपनी रियासत को, अपने मुल्क को, अपने वतन को, अपने कौम को इतनी अहमियत देते हैं, इंसाफ की वजह से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि इंसाफ में उनको उनके हकूक़ मिल रहे होते हैं। तो इस वजह से उनकी अकीदत बढ़ती है। बल्कि बाज़ माहिरीन ने फ़लसफ़ा तो वतन से मोहब्बत को अकीदा या ईमान तक का दर्जा भी अता करते हैं। मैं फिर से पाकिस्तान के अवाम से दरख्वास्त करता हूँ, पुरअमन रहें, तखरीब का काम न करें, तोड़ फोड़ न करें, अपनी आवाज़ अपने इदारों तक पहुँचाएं। वो सुनने वाले लोग हैं, बात सुनते हैं। जो भी इदारे हैं, अदालतों से लेकर दिफाई इदारों तक, हिफाजती इदारों तक, इंतज़ामी इदारों तक। खुदा हाफ़िज़।